उन्हें पेले का उत्तराधिकारी भी कहा जाता था। इस जीत के बाद अब लियोनेल मेसी क्या अपनी टीम के लिए मैराडोना जैसा कारनामा कर पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IANS 24/7। अर्जेंटीना वही टीम है जहां के डिएगो मैराडोना ने 1986 में अपने जादुई खेल से टीम को फाइनल में जिताया था। उन्हें उत्तराधिकारी पेले, जो काफी फुटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं, काफी फेमस रहे हैं, और इस जीत के बाद मेसी क्या अपनी टीम के लिए मैराडोना जैसा कारनामा कर पाएगी, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद हार के बाद ब्रसेल्स में जमकर हंगामेदार स्थितियां भी निर्मित हो गई, तो फैंस को रोकने के लिए तमाम पुलिस को भी जुटना पड़ा। तो वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद अफ्रीकी टीम मोरक्को का पहली बार फाइनल में पहुंचने का जो सपना है वो टूट चुका है। मोरक्को के समर्थकों ने हार के बाद हिंसा और आगजनी की। इधर फ्रांस की टीम लगातार दूसरा और ओवरऑल खिताब जीतने के बाद अर्जेंटीना से भिड़ेगी। तो बता दें, पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतारा गया क्योंकि वहां पर लगातार आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। जमकर हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गई। फ्रांस में मोरक्को शरणार्थियों का जो बवाल है वो दिखाई दिया। तो पेरिस की सड़कों पर जमकर उत्पात और हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती रहीं। हारने के बाद फ्रांस में मोरक्को और फ्रांस के बीच झड़प की जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आई। फ्रांस के शहर मोंतपेलियो में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या मेसी अब कर पाएंगे मैराडोना जैसा कारनामा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प नजर आएगा। तो मोरक्को पहला ऐसा देश जो पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचा था, और पुर्तगाल को हराने के बाद मोरक्को ने तारीफें भी काफी बटोरी थी। तो वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद अफ्रीकी टीम मोरक्को का पहली बार फाइनल में पहुंचने का जो सपना है वो टूटता हुआ नजर आया है, क्योंकि मोरक्को के समर्थकों ने इसके बाद, जैसे ही हार हुई, इसके बाद आगजनी और हिंसा भी की है। तो सड़कों पर तमाम जो समर्थक थे वो उतर आए और सड़कों पर हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। फुटबॉल कोच गौरव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IANS 24/7 पर। और जिस तरह से अफ्रीकी टीम मोरक्को का पहली बार कह सकते हैं कि फाइनल में सपना जो है वो पहुंचने का टूट गया, और उसके बाद हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से आगजनी और हिंसा जो है वो होती हुई नजर आई, क्या कहेंगे आप? मोरक्को ने काफी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन फ्रांस जो है, फ्रांस एक एक्सपीरियंस टीम है और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से भरी हुई है। जैसे कि बात करें एम्बापे और स्वयं कप्तान यूगो लॉरिस, तो ये काफी बड़े खिलाड़ी हैं और इनको बड़े मैच में प्रेशर क्या होता है इनको अच्छी तरीके से पता है। बात करें फ्रांस की रक्षापंक्ति, काफी अच्छा खेल दिखाया कल राफेल वारान और कोनाटे ने, और जो सीनियर प्लेयर्स थे जी, ग्रीजमैन हो जाए, एम्बापे हो जाए या ओस्मान डेम्बेले हो जाए, इन्होंने जूनियर प्लेयर्स को काफी अच्छा सपोर्ट किया, जिस कारण फ्रांस शुरू से ही मोरक्को पे दबाव बनाने में सफल रही। बिल्कुल। गौरव जी, ये भी समझना चाहेंगे, मोरक्को की अगर हम बात करें तो प्रवासियों की बड़ी जो आबादी है वो फ्रांस में रहती है, और ऐसा देश था मोरक्को जो पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचा था, और काफी जो है उसको तारीफें भी उस समय मिली हुई थी। जी बिल्कुल। अफ्रीका में, जैसा अफ्रीकी देशों में मोरक्को की बात की जाए तो मोरक्को ऐसी टीम थी जिसने अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट काफी अच्छे से किया और काफी तारीफें भी बटोरी। जी, तो काफी जी, तो पुर्तगाल को हराने के बाद मोरक्को को काफी तारीफें जो है वो भी मिली थी। हमारे साथ फुटबॉल कोच देवेंद्र जी भी जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका IANS 24/7 पर। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद अफ्रीकी टीम मोरक्को का पहली बार फाइनल में पहुंचने का जो सपना था वो टूट गया है, क्या कहेंगे आप? मैम, ये तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये एक जो हार और जीत है ये गेम का एक पार्ट है, लेकिन जो मोरक्को टीम ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो उसके लिए बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है, और उस कंट्रीज के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पे जो प्लेयर अभी निकलेंगे उनको भी उसका फायदा मिलेगा। जी,
तो उसका फायदा जो है वो दोनों टीम को मिलेगा और अब देखना होगा किस तरह से आगे की स्थितियां जो है वो बनती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो 2006 में उपविजेता रही है और शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद अफ्रीकी टीम मोरक्को जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो सपना है वो टूटता हुआ नजर आया और उसके बाद मोरक्को की हार के बाद ब्रसेल्स में जमकर हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गईं। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की। क्या कुछ हुआ, पहले आरोप हुआ और उसके बाद जो सफाई है वो हुई। यानी उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती अपने आरोप से आखिरकार पलट गई। वायरल वीडियो में युवती ने उद्योग मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब युवती ने खुद ही वीडियो जारी कर अपना बचाव किया। युवती का यह भी कहना है कि वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं। नए वीडियो में युवती ने दत्ती गांव को सम्मानित व्यक्ति बताया। वो सब ठीक है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ बोलिए। मंत्री महोदय होंगे आप? हाँ ये हमारे बाबा, हमारे तो क्षेत्र के मंत्री महोदय हैं। माननीय है वो यहाँ के बदनावर के। आप मंत्री महोदय के बारे में आप इसे बात ना करें, अच्छा रहेगा। वो पूछ लीजिएगा मंत्री महोदय से। तो आप वो तो अरे चलिए ना, साथ में चलिए, सारे पता चल जाएगा। मंत्री मेरे पैर छू देंगे अभी। हाँ तो वो है हमारा राजा साहब बदनाम में, जिन दिन में मसा वो राजा साहब हमारे। हाँ इसीलिए तो आई हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा, दिखाऊंगी राजा साहब को। नहीं तो अभी कैसे बात कर रहे हैं उनके बारे में? हाँ कैसे बात करता हूँ, अभी आ जाए ना सामने, पैर छुएगा। हेलो हाँ। मंत्री महोदय आऊंगा आपका। हाँ ये हमारा वो आपने बिल्कुल इस बार नहीं वोट दे पाई, इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी बता रही हूँ। नहीं वो सब ठीक है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ बोलिए। मंत्री महोदय होंगे आप? हाँ ये हमारे वो बाबा, हमारे तो क्षेत्र के मंत्री महोदय हैं। माननीय है वो यहाँ के बदनावर के। आप मंत्री महोदय के बारे में आप इसे बात ना करें। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला है जो कि मेरे नाम पे फैलाया जा रहा है। यह वीडियो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो का मुझसे और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी से कोई लेना देना नहीं है। वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत ही सम्मान करती हूँ। इस वीडियो से मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है और वो लोग जो लोग इसे फैला रहे हैं, मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो देखिए मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह, और किस कदर धज्जियां एक युवती ने उनकी उड़ाई है। वायरल वीडियो में जमकर मंत्री की धज्जियां उड़ाई और फिर उसके बाद वो पलट भी गई। माननीय है वो यहाँ के बदनावर के। आप मंत्री महोदय के बारे में आप इसे बात ना करें, अच्छा रहेगा। वो पूछ लीजिएगा मंत्री महोदय से। तो आप वो तो अरे चलिए ना, साथ में चलिए, सारे पता चल जाएगा। मंत्री मेरे पैर छू देंगे अभी। हाँ तो वो है हमारा राजा साहब बदनाम में, जिन दिन में मसा वो राजा साहब हमारे। हाँ इसीलिए तो आई हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा, दिखाऊंगी राजा साहब को। तो ये महिला है, आपको बता दें उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए। रिसोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ है जिस पर पहले वो आरोप लगाती हैं कि मंत्री आपके होंगे, हमारे नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब उन्होंने अपनी सफाई दी। एक वीडियो जारी कर ये कहा है कि मेरा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं और जिसने भी ये वीडियो फैलाया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कई सवाल अब इस वीडियो की बात उठ खड़े हैं। हालांकि INS 24/7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चलिए ना, साथ में चलिए, सारे पता चल जाएगा। मंत्री मेरे पैर छू देंगे अभी। तो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सामने आया है बदनावर के एक होटल का, जहां बवाल करने वाली ये लड़की युवती बगैर होटल मैनेजर की सहमति से वहां पर रुकी थी और जब इस पर होटल प्रबंधक ने आपत्ति जताई तो उसने बहस करना शुरू कर दिया। उसने कई अपशब्दों का प्रयोग मंत्री जी के खिलाफ किया। वहीं होटल मैनेजर द्वारा जब ID मांगी गई तो युवती ने कहा कि इस होटल का मालिक कौन है, उसे भेजें। तो पहले आरोप और उसके बाद सफाई। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाफिज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से वीडियो जो है वो वायरल हुआ है जिसमें एक युवती पहले उद्योग मंत्री पर आरोप लगाती है और उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी जारी करती है और ये कहती है कि इस वीडियो से हमारा कोई सरोकार लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए माननीय मंत्री महोदय के ऊपर अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो मंत्री महोदय उसके ऊपर जवाब दें, स्पष्टीकरण दें। गृह मंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। वो मूवीज में संज्ञान ले लेते हैं, सीन्स के ऊपर, गानों के ऊपर, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक बड़ा विषय उठ रहा है, उद्योग मंत्री का नाम चर्चा के अंदर है। एक बार बयान कुछ है, दूसरी बार कुछ है, तो उसको जांच तो करे कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार। अगर यही चीज सरकार के में बैठे मंत्री की नहीं होती और विपक्ष के विधायक की होती तो क्या करते?
हम सब जानते हैं क्या किया जाता है उसके ऊपर। तो हम यही मांग करते हैं कि भाई कार्रवाई करें, जांच करें और जांच में स्पष्ट करें, दूध का दूध पानी का पानी हो कि क्या विषय है, क्या असलियत है इसके पीछे। लेकिन ये युवती तो बाद में मुकर भी गई, उसने एक वीडियो जारी किया और ये कहा कि इस वीडियो से मेरा कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। तो क्या लग रहा है कि कोई दबाव था इस युवती पर, इसके बाद ये पलट गई? राजनीतिक प्रेशर तो हम सब जानते हैं किस तरह से पलटते हैं, फिर पलटाया जाता है, होस्टाइल हो जाते हैं जो विक्टिम होते हैं, गवाह होते हैं। इस तरह की चीजें अदालतों में भी देखने को मिलती हैं। मैं यही कह रहा हूँ, संज्ञान ले सकती है सरकार, गृह विभाग संज्ञान ले सकता है। जब वो एक मूवी के एक सीन के, एक गाने के, एक शब्द के ऊपर संज्ञान ले सकते हैं, तो इतना बड़ा एक वीडियो पूरा का पूरा हो रहा है, उसको संज्ञान ले सकते हैं। आप क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए अब इस पर, किस तरह का संज्ञान जो है वो लेना चाहिए? क्योंकि युवती तो पहले आरोप लगा रही है, जिस तरह से उसने वहां पर शॉर्ट में हमने वो तस्वीरें भी देखी, आपत्तिजनक कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी उसने किया। उद्योग मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और अब क्या लगता है आपको किस तरह से होना चाहिए? तस्वीरें देखने के बाद हमारी ये बात तो एक तरह से प्रमाणित हो गई कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर मंत्रियों सुरक्षित नहीं है, विधायकों सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता से क्या होगा और आम जन के बीच क्या न्याय मिलेगा? जब मंत्री और विधायकों के नाम ऐसी स्थिति में आएंगे तो फिर दुखद है। मध्य प्रदेश की सरकार किस दिशा में जा रही है ये तो सोच सकते हैं। और जो मामा कहते हैं, तथाकथित स्वयंभू मामा, उनको जवाब देना चाहिए इसके ऊपर कि उनकी भांजी जो आरोप लगा रही थी उसके ऊपर क्या कहना है उनका। क्या लगता है अब्बास जी, आपको कोई सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है, चाल है? क्योंकि अब जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अब लगते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह से युवती जो है वो अब पलट गई अपने ही बयानों से, पहले उसने कुछ और कहा और अब वो कुछ और कहती हुई नजर आई। संज्ञान जब तक ये सरकार नहीं लेगी और मंत्री के दबाव में अगर सरकार भी काम करेगी तो फिर हम क्या कह सकते हैं? चुनाव के ना जनता कहेगी इसके ऊपर। जी, तो अब्बास जी जो है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो है वो देना चाहिए, संज्ञान जो है वो गृह विभाग को लेना चाहिए। हालांकि वो ये भी कहते हुए नजर आए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये वीडियो जो है वो आपको बता दें वायरल हुआ और पहले कथित वीडियो में युवती ने कई गंभीर आरोप जो है वो उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर लगाए और उनको रेपिस्ट तक कह दिया। और उसके बाद एक और वीडियो जो है वो जारी हुआ और उसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि षड्यंत्र पूर्वक ये जो वीडियो है वो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर और इस वीडियो से उनका कोई सरोकार नहीं है और उनके परिवार की इसमें बदनामी हो रही है। और चलिए बात करेंगे भेंट मुलाकात से क्या मजबूती मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, राज्य के जिलों में पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों की परेशानी भी सुनते हैं, प्रशासन को जरूरी निर्देश दे रहे हैं और इस अभियान का लोगों पर सकारात्मक असर भी दिख रहा है। जिन गांवों में स्कूल और सड़क को लेकर जनता आवाज उठाती है वहां निर्माण और विकास कार्यों की घोषणाएं भी कर दी जा रही हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के बीच जीवंत संपर्क करने के लिए इस माध्यम का उपयोग ना किया हो। इससे पहले भी भेंट मुलाकात के कई दौर हो चुके हैं, यहां तक कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की व्यवस्थाओं के बीच भी भेंट मुलाकात का दौर जारी रहा। भेंट मुलाकात अभियान को लेकर बीजेपी जहां इसके औचित्य पर सवाल उठा रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भेंट मुलाकात 90 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है वो लोगों की जुबानी सुनते हैं और कई बार निराकरण जो है वो भी किया जाता है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का चल रहा है। इससे बीजेपी जहां इसके औचित्य पर सवाल उठाती है, कहती है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे 2023 के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री और वहां की जनता की परेशानियों को सुनते हैं और कई बार उनकी परेशानियों को ठीक करने की जो कोशिश है वो भी की जाती है। तो कई बार एक अच्छे पहलू भी सामने आए और कई बार एक महिला का भी वीडियो जो है वो सामने आया था जिसमें उसे डांटते हुए भी नजर आए थे और ये कहा था कि जो परेशानी है वो हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के जो आरोप है वो कई बार लगे भी हैं। तो भेंट मुलाकात का क्या वाकई में औचित्य है या फिर सिर्फ मजबूरी जो है वो है, इसके जो है वो कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो गांव कस्बों में कई बार मुख्यमंत्री एक तरह से अलग मुहिम जो है वो छेड़ी हुई है। कई गांव सुदूर आंचल के जो गांव हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। तो क्या इसे चुनावी तैयारियां समझें या फिर
जिस जगह पर अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो कई बार जो योजनाएं हैं वो ठीक से काम उनका हो रहा है कि नहीं, लोगों से जानने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो, हर तरह की लोगों से मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कर रहे हैं और जहां जहां पर भी पहुंचते हैं भव्य स्वागत सत्कार उनका होता है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक किसान के घर पर भोजन किया और छत्तीसगढ़िया जो व्यंजन होते हैं उसका लुत्फ भी उठाते हुए नजर आए थे। तो गांव, कस्बों और ऐसे सुदूर अंचल इलाके जहां पर खड़े होना भी कई बार मुश्किल होता है, ऐसी जगहों पर उड़ान भरते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात क्या वाकई में 2023 के चुनाव की तैयारियां हैं या फिर कुछ और है, इसे जानने की जो कोशिश है वो करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और भेंट मुलाकात जिस तरह से अगर हम समझे, एक अलग मुहिम जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चल रही है, अलग अलग जगहों पर उड़ रहे हैं, तो एक जगह दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैदल चल भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, वहां जनता की ओर से जो सुझाव आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है और जनता को इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के प्रति अच्छी रिस्पांस भी आ रहा है और जनता अपनी बातों को खुलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास रख रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी पदयात्रा के माध्यम से देश में लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों के बीच जो 8 साल में केंद्र में बैठे जो लोग हैं, जो भय के वातावरण निर्मित किए हैं, किसी बोलने पर पाबंदी लगाए हैं, देश की जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो लगातार जनता की लड़ाई लड़ने के कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच जा रहे हैं। जो धनंजय जी, ये भी सवाल कि बीजेपी कई बार कह रही है कि इसके औचित्य पर सवाल उठाती है। एक बार सूरजपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, बीजेपी ये कहती हुई नजर आई कि वहां पर एक महिला को भगा दिया गया, उसकी समस्याएं जो है वो सुनी नहीं गई, शिकायत करने वो पहुंची थी। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अहंकार जो है वो जल्द से जल्द टूटेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में कभी जनता से संवाद स्थापित नहीं करती है, जनता से कभी चर्चा नहीं करती है, जनता के बीच जाती नहीं है। इस प्रकार से सवाल उठा के सिर्फ वो अपने ओछी राजनीति कर रही है। आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता का सवाल आएगा और जनता के सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देते हैं, उनकी जो समस्या होता है उनका निराकरण करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनता से भागते हैं, उनको क्या पता होगा, और सवाल जवाब का तो जवाब दिया जाता है। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी मीडिया सह प्रभारी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं, कई बार जो है वो आरोप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि भेंट मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा है, लोगों के बीच पहुंचते हैं, जानकारी जुटाते हैं, शासन की जो योजनाएं चल रही है उसका जो फीडबैक है वो जनता से लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के विभिन्न अवसरों पे आपने देखा होगा कि जनता जब प्रश्न उठाती है कि मेरे ये कार्य पूरे नहीं हुए, तब उनको मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि नेतागिरी मत जाओ, मत झाड़ो। एक महिला, छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने सवाल उठाया था, तब उसे कहा, ये लड़की बैठ जा, नेतागिरी मत कर। ये वाहवाही सुनने वहां पे जाते हैं, काम करने नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने घूम घूम के जन घोषणा पत्र बनाया था। इनके जन घोषणा पत्र में देखिएगा, ये जन घोषणा पत्र इनके फेलियर का सबसे बड़ा पुलिंदा है, क्योंकि आज आप देखिए कि कौन सा वर्ग इनसे खुश है। विद्यार्थियों से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, आज ये कहते हैं हम तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात ही नहीं किए थे। इन्होंने महिलाओं से शराबबंदी की बात की, आज तक 4 साल तक ये कहते रहे कि शराबबंदी अचानक नहीं हो सकती, लेकिन 4 साल में ये जो कमेटी बनाए थे, उस कमेटी के मुखिया सत्यनारायण शर्मा जी धनंजय जी, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या वाहवाही लूटने जाते हैं? अनुराग जी कह रहे हैं कि वाहवाही लूटने जाते हैं, नेतागिरी मत करो, ये भी कई बार कहते हुए नजर आए लोगों से। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जनता के वादों में से 90% वादों को पूरा किया है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है, उसके परिणाम के सामने है। भूपेश बघेल जी सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 5 में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है। नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है। अगर भूपेश बघेल जी काम नहीं करते सरकार उनकी, तो क्या इनमें जीत होती? क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है, ये कहते कि बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। अरे हमने नहीं किया था, वो डॉक्टर रमन सिंह ने किया था 2005 में 12वीं पास युवाओं को 500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का, वो रमन सिंह ने पूरा नहीं किया था।
ना ही आदिवासियों को कोई जो वादा किया उसको पूरा किया था। हमने तो जो किया उसको पूरा किया है। अनुराग जी, आप छोटा सा समय की कमी है, कुछ कहना चाहेंगे? धनंजय जी की बातों का जवाब देंगे। सामान्य सी बात है कि छत्तीसगढ़ के पैसे का ये सरकार, भूपेश बघेल सरकार, दो ही उपयोग कर रही है। एक तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को देख के हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव लड़ती है, दूसरा भ्रष्टाचार करती है। केंद्रीय एजेंसियां इनके भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करती है तो उसको निलंबित करने के बजाय ये उसके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं केंद्रीय एजेंसियां राजनीति कर रही तो है। चलिए, हमारा टॉपिक था कि भेंट मुलाकात का उद्देश्य जो है वो क्या है? क्या 2023 चुनाव को रण को जीतने की तैयारी एक तरह से है? आप दोनों ही जुड़े थे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।